नमस्कार सभी को। आज हम संविधान की एक नई कड़ी के अंतर्गत भारतीय संविधान के भाग का अध्ययन करेंगे। हम एक पर कॉमन रिव्यू लें तो भारतीय संविधान में मुख्यतया मूल संविधान की बात करें तो आर्टिकलों की संख्या 395 और पार्ट्स हैं 22 और अनुसूचियाँ शेड्यूल्स हैं 8 थी पहले और वर्तमान में 12 है। ध्यान रखना है, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। भागों की बात करें तो संविधान में भाग वर्तमान में 25 आते हैं काउंटिंग में तो, लेकिन भारतीय संविधान के अंतिम भाग की बात करें तो उसकी संख्या तो 22 ही है, लेकिन कुछ भाग और जोड़े गए। जैसे मैं आपको भागों को लेकर एग्जांपल दूं, एक तो भाग 7 हटा दिया गया और एक भाग 9 हटा दिया गया, 2 भाग हटाए गए पहले। इसके बाद में एक भाग 4A जोड़ा गया जिसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य जोड़ गए। इसके बाद में एक भाग 9 जोड़ा गया, एक भाग 9A जोड़ा गया, एक भाग 9B जोड़ा गया और एक भाग 14A जोड़ा गया। इस प्रकार 5 और जोड़ दिए गए तो संख्या में हो गए 25, लेकिन अंतिम संख्या जो भागों की है वो 22 ही है, तो दोनों ही काउंटिंग में आते 22 या 25। और अनुच्छेदों को देखें तो संख्या में अनुच्छेद भी 395 ही है लास्ट, लेकिन कुछ सब क्लोज अनुच्छेद जुड़ने के पश्चात में संशोधनों के द्वारा लगभग 475 के समथिंग अनुच्छेद हो गए। तो इन सभी भाग और अनुच्छेदों के अनुसार अब हम भारतीय संविधान का भाग 1 का विस्तार से अध्ययन करेंगे। भाग 1 का ध्यान रहे, भाग 1 संविधान के भाग 1 में मुख्यतया अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं। अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 में। भाग 1 है क्या, तो पहला ही प्रश्न ये बनता है कि कोई पूछे कि भारत है क्या, भारत किसे कहते हैं, भारत को क्या कहेंगे। तो अनुच्छेद 1 में ही उल्लेखित है कि भारत राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ है या होगा, ये उल्लेखित है, राज्यों का संघ। और इसी बात को लेकर के भारतीय संविधान में एक विवाद सुप्रीम कोर्ट में आया था संविधान की व्याख्या को लेकर के कि 1973 में केशवानंद भारती विवाद, उसमें कहा था कि भारत संघात्मक शासन व्यवस्था है और संघात्मक शासन व्यवस्था भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। वो अनुच्छेद 1 को देखने से ही पता चलता है कि राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में क्या क्या वर्णित है, तो ध्यान रहे, इस प्रकार मैं डायग्राम बनाता हूँ। पहली बात तो ये राज्य होंगे, इकाई के तौर पर प्रांत स्टेट कहते हैं, और एक होंगे यूनियन टेरिटरीज यानी संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश, और होंगे अर्जित प्रदेश। ये 3 बातें लिखी हुई है, अर्जित प्रदेश। इन सभी की बातें हम आगे अनुच्छेद के अनुसार और भी विस्तार से बात करेंगे। तो राज्य होंगे, संघ शासित प्रदेश होंगे और अर्जित प्रदेश होंगे। अगर मैं यहीं पर आपको उदाहरण देके बताऊं तो वर्तमान में राज्य 28 हैं और मूल संविधान में 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, यूनियन टेरिटरीज 6 थे। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको याद दिला दूं मैं कि 5 अगस्त 2019 को जो दादरा नगर हवेली और दमन दीव 2 यूनियन टेरिटरीज थे, उन्हें मिलाकर के एक ही टेरिटरीज यानी एक ही संघ शासित प्रदेश कर दिया गया है। इस कारण से जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद में 9 संघ शासित प्रदेश हुए थे, लेकिन दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिलाने के पश्चात में 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। अर्जित प्रदेश कोई नहीं है। और कुछ और जानकारी के लिए याद दिला दूं मैं आपको, अर्जित प्रदेश जैसे आपको ध्यान रहे कि 1954 में पांडिचेरी राज्य को मिलाया गया था, ध्यान रखना, जिन पर फ्रांसीसियों का अधिकार था।
फ्रांसीसियों का अधिकार था। इसी प्रकार 1961 में गोवा को मिलाया गया था, गोवा जिस पर पुर्तगालियों का अधिकार था, अर्जित किए गए थे। बाद में अर्जित प्रदेश की श्रेणी से इन्हें हटा दिया गया, अन्य किसी संशोधन के द्वारा या संसदीय कानून के द्वारा इन्हें भारतीय या तो संशासित प्रदेश या राज्य का दर्जा दिया गया। और इसी प्रकार एक 1975 में सिक्किम राज्य को मिलाया गया, सिक्किम राज्य को, जिस पर चोग्याल वंश का राजतंत्रात्मक शासन था, चोग्याल वंश का। सिक्किम को 1975 में लाया गया था। सिक्किम की और आगे और भी बात करेंगे हम, तो ये अनुच्छेद 1 में वर्णित है, भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, इस बात का उल्लेख है, ध्यान रखना, राज्यों का संघ होगा। आपको मैं याद दिला दूं कि यूनियन का मतलब क्या है। एक पॉलिटिक ऑप्शनल सब्जेक्ट की दृष्टि से अगर हम समझें, राजनीति की दृष्टि से, तो यूनियन शब्द का उल्लेख क्यों है। देखो, एक शब्द तो होता है यूनिटी, एक होता है यूनियन, एक होता है फेडरल और एक होता है कन्फेडरल, कन्फेडरल, ऐसे 4 शब्द होते हैं। यूनिटी मतलब एकात्मक, एक ही इकाई है उसमें, वो एकात्मक हो गया, जिसमें राज्यों का अस्तित्व नहीं होता है। एकात्मक शासन वह होता है जिसमें राज्यों का अस्तित्व नहीं होता है, एक ही, यानी संघ सरकार या केंद्र सरकार होती है। यूनियन का मतलब केंद्र सरकार होती भी है और उसमें राज्य भी होते हैं। इस प्रकार अंदर ये यूनियन का स्ट्रक्चर है, एक डायग्राम है। और फेडरल का मतलब होता है कि संघ सरकार भी होती है, उसके राज्य भी होते हैं। अब आप देख रहे हो, जाहिर सी बात है, इसमें केंद्र से बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ केंद्र के अकॉर्डिंग है, लेकिन इसमें राज्यों के पास में कुछ अपना स्वायत्त शासन भी होता है और कुछ केंद्र के अकॉर्डिंग शासन भी होता है, कुछ शक्तियां, जैसे कि मुद्रा है, बैंकिंग प्रणाली है, सुरक्षा है या फिर संचार है, ये कुछ एकात्मक यानी संघ के अधीन होते हैं और कुछ स्वायत्त शासन यानी कि राज्यों के अधीन भी होते हैं। एक होता है कॉन्फेडरेशन, जिसमें ये तो एक संघ है जो इकाइयां बाहर ही होती हैं, जो उससे संबंधित होती हैं, सुरक्षा को, संचार को लेकर के, विदेशी संबंधों को लेकर के। तो अगर एग्जाम्पल की बात देखें तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है यूके, और इसका है भारत या कनाडा, और इसका है अमेरिका, और इसका है ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रहे, ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार के। तो आपको उदाहरण देके बताऊं मैं आपको, यूनियन और फेडरल का मतलब क्या होता है। यूनियन का मतलब होता है कि राज्यों की सरकारें होती हैं, इन राज्यों का अस्तित्व तो होता है संघ के साथ में, लेकिन वह केंद्र से पृथक नहीं हो सकती है, केंद्र से अलग स्वायत्त इकाई नहीं हो सकती है। जबकि फेडरल में हुआ तो नहीं अमेरिका में ऐसा, लेकिन उन्हें अलग होने का अधिकार है। एक बार गृह युद्ध अब्राहम लिंकन के समय ऐसा हुआ था, जब अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का अंत किया था 1860 के दशक में, तो उससे कई प्रांत केंद्र से अलग हो रहे थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला काफ़ी लंबा, लेकिन वो आज तक भी अलग नहीं हो पाए हैं। लेकिन अलग होने का अधिकार तो है इसमें, लेकिन इसमें अलग होने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। आपको और एग्जाम्पल से आगे समझाएंगे इनको। तो ध्यान रहे, यूनिटी का मतलब एकात्मक, यूनियन का मतलब भी संघ होता है यानी संघात्मक, और फेडरल का मतलब भी संघ होता है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर दोनों ही अलग अलग प्रकार की धारणाएं हैं। और एक कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है, कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है परिसंघ, परिसंघ। तो परिसंघीय प्रणाली का उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये इस प्रकार के जो वर्णन है ये है हमारे संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट। भारत क्या है, संघात्मक शासन है, संघीय शासन प्रणाली है, यूनियन है ना कि फेडरल है। आशा करता हूं समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो कमेंट्स करके जरूर बताएं, फिर प्रयास करेंगे समझाने का। ये है अनुच्छेद 1 की बात। अब अनुच्छेद 2 की बात करें। आर्टिकल 2 बड़ी सीधी सी बात है, इसमें बाहरी राज्यों का या बाहरी इकाइयों का प्रवेश
प्रवेश। बाहरी प्रदेश है, बाहरी जो इकाई है उनका प्रवेश। जैसे मैंने आपको पहले उदाहरण बताया था कि पांडिचेरी का हुआ, गोवा का हुआ, सिक्किम का हुआ। तो सिक्किम वाले को हम यहाँ विस्तार से समझते हैं कि सिक्किम का प्रवेश कैसे हुआ। ध्यान रखना, होगा कैसे, कौन करेगा, संसद करेगी। कैसे, कानून बनाकर। ध्यान रखना, संशोधन नहीं, कानून बनाकर। संविधान में संशोधन नहीं करना है, कानून बनाकर करना है। कौन करे, किसके पास अधिकार है, संसद के पास है। कैसे करेगी, सामान्य बहुमत से। ध्यान रखना, सामान्य बहुमत से, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक शब्द बता रहा हूँ। संसद करेगी कानून बनाकर, सामान्य बहुमत से करेगी। तो कैसे कैसे किया आपको याद दिलाया मैंने। पांडिचेरी का 1954 में, 1961 में गोवा का और 1975 में सिक्किम का। तो सिक्किम वाला खास इंपॉर्टेंट है, उसको समझिए ध्यान से कि 1975 में 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का राज्य यानी भारत की एक इकाई के रूप में शामिल किया गया। अब आप कहोगे पहले तो कह रहे हो संशोधन नहीं, कानून बनाकर, और फिर बता रहे हो कि संशोधन किया गया। तो मैं आपको याद दिला दूं, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम सिक्किम को भारतीय इकाई बनाने के लिए नहीं किया गया। सिक्किम को तो सामान्य संसदीय कानून से मिलाया गया, लेकिन उसके लिए एक नया प्रावधान किया गया था, अनुच्छेद 2A जोड़कर उसे सहभागी राज्य का दर्जा दिया गया था। सहभागी राज्य का, एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। ध्यान रहे, एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। इस कारण से संविधान में संशोधन किया गया, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। और ध्यान रहे, इसके बाद में सिक्किम के लिए एक खास बात है कि 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा जो सिक्किम राज्य के लिए एक राज्यों की नई कैटेगरी बनाई गई थी, एसोसिएट स्टेट की, उसे समाप्त कर दिया गया, यानी आर्टिकल 2 को हटा दिया गया 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो मैंने कहा कि किसी भी राज्य के लिए विशेष प्रावधान करने हो, उसके लिए संविधान में संशोधन होता है। जबकि उसको इकाई बनाना हो, राज्य बनाना हो या यूनियन टेरिटरीज बनाना हो, तो उसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। कैसे होता है, संसद के द्वारा कानून बना करके। तो ये तो था अनुच्छेद 2 बाहरी राज्यों का प्रवेश। अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद आर्टिकल 3 में 3-4 बातें हैं, ध्यान रखना कि नए राज्य का निर्माण, पहली बात है नए राज्य का निर्माण, और दूसरा है राज्य की सीमा में परिवर्तन। किसके तहत होगा, आर्टिकल 3 के तहत। तीसरी बात, राज्य के नाम में परिवर्तन। नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, नए राज्य का उसका नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। ये है अनुच्छेद 3। कौन करेगा, किसके पास शक्ति है, संसद करेगी। कौन करेगी, संसद। कैसे करेगी, कानून बना करके। क्या प्रक्रिया होगी, सामान्य बहुमत से। ध्यान रखना। और प्रक्रिया के तहत क्या होता है, राष्ट्रपति यानी भारत का राष्ट्रपति संबंधित राज्य का जो नाम बदल रहे हैं, जैसे आपको ध्यान रहे कि उत्तरांचल का उत्तराखंड किया गया, असम का असोम किया गया, इस प्रकार संबंधित राज्य कौन सा, उत्तरांचल का नाम बदल रहे हैं तो उत्तरांचल सरकार से, और असम का बदल रहे हैं तो असम सरकार से, या जिस भी इकाई से नए राज्य का निर्माण कर रहे हैं तो उस ही संबंधित राज्य से। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उस संबंधित राज्य से जिसकी सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं, जिससे नया राज्य बना रहे हैं तोड़ करके, या जिसके नाम में परिवर्तन कर रहे हैं, तो उस संबंधित राज्य से राष्ट्रपति शासन उस राज्य की विधानमंडल से, उस राज्य के विधानमंडल का मतलब विधानसभा विधान परिषद दोनों, राज्यपाल भी,
ठीक है ना, जहां विधानसभा है तो विधानसभा से, तो राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधानमंडल से क्या लेता है, सहमति लेता है, सहमति लेता है। और इस ही लाइन से 2-3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। राष्ट्रपति सहमति लेता है तो इसमें समय सीमा होती है, ध्यान रहे, राष्ट्रपति तय करता है कि 10 दिन में बताना है, 1 माह में, 6 माह में, जितना भी समय लेता है वो राष्ट्रपति तय करता है कि उतने ही समय में उस विधानमंडल को अपनी सहमति देनी होती है। और ध्यान रहे, जो विधानमंडल सहमति देता है संसद उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है। जैसे आपको याद दिला दूं मैं कि जून 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना नया राज्य बनाया गया था, तो आंध्र प्रदेश विधानसभा से राष्ट्रपति ने सहमति मांगी थी और आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने पूर्ण बहुमत से मना किया था आंध्र प्रदेश राज्य का विखंडन या विभाजन करने से। लेकिन आप देख रहे हैं तेलंगाना नया राज्य बना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि संसद उस सहमति को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये तो था कि संसद कानून बनाकर राज्यों के नाम बदल सकती है, नए राज्य का निर्माण कर सकती है और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 3, इस अनुच्छेद 3 के तहत बहुत से नए राज्यों का निर्माण हुआ। लगे हाथ बाकी सब बातें कर बाद में करेंगे, पहले हम अनुच्छेद 4 को एक बार फिर और देख लेते हैं। आर्टिकल 4, अनुच्छेद 4, तो इसमें तो क्या है, नए राज्य, अनुच्छेद 3 में नए राज्य का निर्माण, क्षेत्र में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, कौन करता है, संसद करती है। और अनुच्छेद 4 में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत, ध्यान रखना, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किए गए नए राज्यों का निर्माण वो अनुच्छेद 368, ध्यान रखना, अनुच्छेद 368 में क्या है, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किए गए परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। इसका मतलब मैं ये पहले बता चुका हूं कि क्या होगा, तो वो संविधान संशोधन के तहत काउंट नहीं किए जाएंगे, यानी संविधान संशोधन के तहत नहीं गिने जाएंगे, वो सिर्फ संसदीय कानून के द्वारा ही परिवर्तन होंगे। जैसे मैंने आपको सिक्किम का उदाहरण दिया था कि नए प्रकार के उसके विशेष प्रावधान किए गए, अनुच्छेद 2A जोड़ने के लिए संविधान संशोधन किया गया, ना कि सिक्किम राज्य के प्रवेश के लिए किया गया, ध्यान रहे इस बात का। तो क्या कह रहा है अनुच्छेद 4, ये 2 और 3 के तहत किए गए परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आएंगे, इसका मतलब संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। तो ये है अनुच्छेद 4 में। तो अब अनुच्छेद 3 के तहत कौन कौन से परिवर्तन किए गए वो जानते हैं, अब हम उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं लगे हाथ। जैसे मैंने आपको बताया कि एक 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 किया गया था और इस 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ही एक भारतीय संविधान का भाग 7, मैंने अभी आपको पहले चर्चा की थी, भाग 7 उसे हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, किस लिए हटा दिया गया, इसकी बात कर लेते हैं हम। उसमें भाग 7 में राज्यों की 4 कैटेगरियां थी। हिंदी में बात करें तो कै, ख, घ इस प्रकार है, और अंग्रेजी में A, B, C, D, ऐसे राज्यों की 4 कैटेगरियां थी। इन सभी कैटेगरियों को समाप्त कर दिया गया, भाग 7 को समाप्त कर दिया गया और 2 ही कैटेगरी बना दी, एक स्टेट यानी राज्य की और एक यूनियन टेरिटरीज की। 2 ही कैटेगरियां बना दी गई, राज्य और संघ शासित प्रदेश। इस कारण से भाग 7 को हटा दिया गया 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत।
एक तो थी बात ये। और इसी के साथ ही आपको याद होगा कि जैसे ही भारत आजाद हुआ, भारतीय संविधान लागू हुआ, विधानसभाओं के और संसद के का चुनाव हुए, तो आंध्र प्रदेश में भाषा के आधार पर नए राज्य की मांग की जाने लगी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। दक्षिण भारत में ज़्यादा मांग हो रही थी, और इस एक विशेष क्षेत्र की बात करें तो आंध्र प्रदेश से। हुआ ये कि एक वहाँ के स्थानीय नेता थे पोट्टी श्री मल्ल, ये हड़ताल पर बैठ गए, और 56 दिन की हड़ताल के बाद में इनकी क्या होगी, मृत्यु होगी। और मृत्यु होने के बाद में बड़ा जोर जबरदस्ती से हिंसा होने लगी, और आंदोलन ज़्यादा तेज गति से होने लगा। इस कारण से केंद्र सरकार ने हड़बड़ाहट में, यूं कहीं दबाव में आकर के यह भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने की मांग स्वीकार कर ली, और 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। ध्यान रहे, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। ये भाषा के आधार पर केंद्र क्यों नहीं बना रहा था राज्य? ध्यान रहे, राज्य ने नए राज्य बनाने के लिए कुछ प्रशासनिक आधार पर एक अनेक आयोग बनाए कि जो आधार होगा राज्य बनाने का वो होगा प्रशासनिक। तो पहला आयोग बना एस.के. धर आयोग। ध्यान रहे, एस.के. धर आयोग 1948। इसको कहा गया कि आपको अध्ययन करना है कि कैसे कैसे विभाजन या सीमांकन किया जाए, परिसीमन किया जाए राज्यों का। तो एस.के. धर आयोग बनाया गया, एस.के. धर आयोग। इसने अपनी रिपोर्ट 1949 में सौंपी, और इसने भी मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया कि भाषा के आधार पर कोई आयोग नहीं बनाया जाएगा। इसके बाद में एक और आयोग बना, जे.वी.पी. समिति। ध्यान रहे, जे.वी.पी. समिति। आपको मैं याद दिला दूं, जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी मतलब वल्लभ भाई पटेल, पी मतलब पट्टाभी सितार मैया। ये 3 सदस्य थे। इन 3 सदस्यों की एक समिति बनी। कब बनी? 1948 में। इसको भी एक नया आधार तलाशने की बात कही गई, लेकिन इन्होंने भी पाया और भाषा के आधार को अस्वीकार कर दिया। इसने भी भाषा को आधार को अस्वीकार कर दिया, और इसने भी अपनी रिपोर्ट 1949 में दी, और भाषा के आधार पर नए राज्यों की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। इस कारण से जो पोट्टी श्री मल्ल थे, उनके हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी, तो आंदोलन बड़ी जोर से पकड़ गया। इसके बाद में 1953 में, आपको याद दिला दूं, 1953 में सुप्रीम कोर्ट के जज, 1953 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे फजल अली, या तो यूं कहें फजल आयोग, या यूं कहें राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 1953 में। ध्यान दें, पुनर्गठन आयोग कब बना? 1953 में। या फजल अली आयोग कब बना? 1953 में। इसने भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने की मांग को स्वीकार कर लिया। ध्यान दें, नए राज्य की मांग को स्वीकार कर लिया। इस फजल अली आयोग के या राज्य पुनर्गठन आयोग के 3 सदस्य थे। एक तो स्वयं फजल अली, क्या हो गए इसके अध्यक्ष, और एक थे हृदयनाथ कुंजरू, ये इसके सदस्य थे। और एक थे के.एम. पणिकर, 2 ये इसके सदस्य थे। कुल सदस्य 3 थे इसमें, इसने स्वीकार कर लिया। और इसी के सिफारिश पर 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो हमने पहले चर्चा की थी, वो आया 1956 में। और उसके तहत जो
भाग 7 में जो राज्यों की 4 कैटेगरी थी उसे समाप्त कर दिया गया और नए राज्य बनाए गए। तो इस आधार पर 1956 में भारत में 14 तो राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 6 केंद्र शासित प्रदेश। इस कारण से ये फजल अली आयोग के द्वारा भाषा के आधार पर स्वीकार किया गया और नए राज्य बनाए गए। ये सब अनुच्छेद 3 के तहत हो रहा है सारे, और अनुच्छेद 3 का और विस्तार से अध्ययन करें अब हम, तो 1956 तक 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब और उदाहरण लें तो 1953 में राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश, ध्यान रहे। इसके बाद में 1960 में बॉम्बे जो राज्य था उसका विभाजन करके 2 राज्य बना दिए गए। तो नया राज्य कौन सा बना? गुजरात, गुजराती भाषा का गुजरात राज्य बना। और बॉम्बे से कौन सा राज्य बन गया? महाराष्ट्र बन गया। और 1966 में जो पंजाब राज्य था उसका नाम था पेप्सू, ध्यान रहे, उससे हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ। वैसे किससे हुआ? ये पंजाब से हुआ। पंजाब का अन्य नाम क्या था? पेप्सू था, पेप्सू, ध्यान रहे। पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन ये नाम था उसका, पहले पेप्सू कहते हैं उसे शॉर्ट में। उससे हिंदी भाषी अलग राज्य हरियाणा बनाया गया, पंजाबी भाषी अलग राज्य पंजाब बनाया गया। दोनों की कॉमन कैपिटल रही चंडीगढ़, इस प्रकार से। इसके बाद में 1971 में हिमाचल प्रदेश बना। 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य बना। और इसके बाद में 1972 में 3 राज्य बने, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। 1972 में 3 राज्य बने, एक मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय और एक बना मणिपुर, एक बना त्रिपुरा। ये 3 राज्य बने 1972 में। इसके बाद में 1975 में आपको ध्यान रहे सिक्किम राज्य बना, सिक्किम राज्य बना। इसके बाद में 1987 में 3 राज्य बने। 1987 में एक तो बना मिजोरम, एक बना अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और आपको ध्यान रहे कि जब पुर्तगालियों से गोवा को अलग या भारत का अर्जित प्रदेश बनाया गया था उस समय उसको संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, और अब 1987 में उसे एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया। कौन सा हो गया? गोवा। इसके बाद में 2000 में 3 राज्य बने। 2000 में 3 राज्य बने, एक तो बना छत्तीसगढ़, और जो हमारे बेल्ट के एग्जाम के लिए जो प्रश्न बनते हैं वो अब ऐसे ही यहीं से प्रश्न बनते हैं कि किससे कौन सा राज्य बना, यानी पंजाब से अलग होकर कौन सा राज्य बना? हरियाणा, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ जो राज्य बना वो बना मध्य प्रदेश से अलग होकर के, एमपी से अलग होकर के बना। 1 नवंबर 2000 को बना था छत्तीसगढ़। इसके बाद में उत्तराखंड बना, उत्तराखंड बना। किससे अलग हुआ? ये यूपी से, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। ये बना था 9 नवंबर 2000 को। इसके बाद में जो राज्य बना वो बना झारखंड। झारखंड ये बिहार से अलग होकर के बना। इससे बना बिहार से अलग होकर के बना 15 नवंबर 2000 को नया राज्य बना। इसके बाद में आपको तात्कालिक नया राज्य ध्यान रहेगा वो है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना राज्य बना था। किससे अलग हुआ? ये आंध्र प्रदेश से तेलंगाना नया राज्य। इस प्रकार वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं।
यानी वर्तमान में 36 इकाइयाँ कार्यरत हैं भारत में। और इन सभी का उल्लेख कहाँ होगा? अनुच्छेद 1 में, ध्यान रहेगा, अनुच्छेद 1 में। तो ये प्रमुख रूप से जो आयोग थे इनके बारे में चर्चा की, कैसे कैसे राज्य बने, यूनियन के बारे में, फेडरल के बारे में चर्चा की। और आशा करता हूँ आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।